हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने की मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हम अभी तक राष्ट्रपति चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और आज हम राष्ट्रपति के इसी भाग को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शपथ की और राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो चलिए बिना इंतज़ार ना किए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हमने कंप्लीट किया था। चलिए आज हम बात करते हैं इनके शपथ की। हमारे भारतीय संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में देखने को मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात किया जाए तो इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं बल्कि इनसे संबंधित आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ हमारे देश के यानी कि इंडिया के चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन कभी इस तरीके से बात भी सामने आ सकती है कि यदि चीफ जस्टिस अपने पद पर ना हो या अनुपस्थिति हो, ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का श्रेय मुख्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होती है और भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा एवं लोगों के कल्याण का शपथ लेता है। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 60 बखूबी करता है। लेकिन एक बात यहाँ अपवाद की तरह सामने उभर के आती है कि ज़्यादातर राष्ट्रपतियों को शपथ समारोह 25 जुलाई को ही क्यों रखी जाती है। जैसे आप रामनाथ कोविंद को ही ले लीजिए, इनका भी शपथ समारोह 25 जुलाई को ही रखी गई थी। क्या वजह है इसकी? पीछे क्या कारण है? तो बता दें कि सन 1977 की बात है, 1977, जब हमारे देश में नीलम संजय रेड्डी हमारे यहाँ राष्ट्रपति बने थे। और आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति उम्मीदवार थे या राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुनकर आए हुए थे, बिना कोई विरोधी दूसरी पार्टी निर्विरोध चुनकर आए हुए थे। उन्हीं को 25 जुलाई को शपथ समारोह के तहत उनको शपथ दिलाया गया था और वहीं से यह परंपरा अभी तक चली आ रही है और हम हर एक राष्ट्रपति का शपथ समारोह 25 जुलाई को ही ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल एवं टेन्योर की। क्या है राष्ट्रपति के कार्यकाल और इनसे संबंधित तथ्य? चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति अपनी पद से इस्तीफा दे दें या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए और तीसरा महाभियोग द्वारा उन्हें यदि हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 56 बखूबी करता है। चलिए और आगे देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों को। राष्ट्रपति के लिए कराया गया पुनः चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं कराया जाता, जैसे सरपंच लोकसभा मेंबर का होता है। ऐसा नहीं, राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करता है और जब तक नए राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता तब तक पुराना राष्ट्रपति कार्य करता है। आर्टिकल 56 इस बात को बताता है। आर्टिकल 57 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति को रूप में या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है। यह सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है। लोकसभा को ये पता होना चाहिए कि देश का सर्वोच्च पद रिक्त हो गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसका मतलब है राज्यसभा को यह सूचना बता दी गई है या पहले से पता है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि राष्ट्रपति को किस तरीके से विशेष अधिकार दे रखे हैं। संसद विधेयक
संसद राष्ट्रपति संसद विधेयक आर्टिकल 14 का अपवाद है। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देता है और इसी के तहत भारत का कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं कर सकती, चाहे वह मामले फौजदारी से जुड़ी हो या चाहे वह मामला दीवानी से जुड़ी हो। लेकिन दीवानी मामले पर कुछ पूछताछ की जा सकती, इस बात को बताता है। दीवानी मामले को संबंधित पूछताछ से समझने से पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि फौजदारी मामले और दीवानी मामले क्या हैं। फौजदारी मामले ऐसे मामले होते हैं, किसी की हत्या, किसी का रेप, किसी को मारना, पीटना, इस तरीके के जो मामले होते हैं और इस तरीके के जो मामले कोर्ट में पहुंचते हैं तो इस तरीके के मामले को फौजदारी मामला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दीवानी मामले की। दीवानी मामले ज़मीन जायदाद से संबंधित जितने भी मामले होते हैं इन सब जो है दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से पूछने जांचने की जो प्रक्रिया है वह दीवानी मामले के अंतर्गत ही की गई है। बोला गया है कि दीवानी मामले में की प्राकृतिक शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता का पता, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 2 महीने पहले ही दे दी जानी चाहिए। इस स्थिति में राष्ट्रपति से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पूछताछ की जा सकती हैं। आर्टिकल 361 इस बात को बताता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाने की विधि यानी कि महाभियोग की। तो राष्ट्रपति को हटाने की विधि को ही महाभियोग कहा जाता है। बाकी अन्य दूसरे राष्ट्रपति को हटाने की विधि तो महाभियोग कहलाती है, लेकिन अन्य पदाधिकारी को हटाने की विधि वियोग कहलाती है। महाभियोग जैसे शब्द राष्ट्रपति के लिए ही यूज किए जाते हैं। और इसी महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित आर्टिकल 2 है हमारे पास। एक आर्टिकल है आर्टिकल 56 और दूसरा आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 61। दोनों ही महाभियोग की बातें करते हैं। आर्टिकल 56 कहता है कि किस स्थिति में महाभियोग लाया जाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी, इस बात को बताता है। लेकिन राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है कि किस स्थिति में महाभियोग लाया जाएगा और उसकी प्रक्रिया का वर्णन कैसा रहेगा। आर्टिकल इस स्थिति में लाया जाएगा ये आर्टिकल 56 बताता है, लेकिन प्रक्रिया कैसी रहेगी महाभियोग की ये आर्टिकल 61 को बताता है। राष्ट्रपति को केवल और केवल एक ही, इस राष्ट्रपति के खिलाफ केवल और केवल एक ही स्थिति में महाभियोग लाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति पर आरोप हो कि वह संविधान का उल्लंघन किया है तब। लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ क्या, राष्ट्रपति के खिलाफ मिसबिहेवियर के आरोप पर महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होती है, नहीं लाया जा सकता, महाभियोग नहीं लाया जा सकता कि वो मिसबिहेवियर के आरोप पर। उसका आधार केवल एक ही है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। चलिए महाभियोग की प्रक्रिया को आधार मानते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन सदन के कोई भी हाउस में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हाउस का कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य की सहमति इस शिकायत पर होनी चाहिए। 14 दिन पहले ही इस महाभियोग की जानकारी राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को दी जाती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया गया है। प्रस्ताव में चर्चा करने से पहले के 14 दिन इस शिकायत में चर्चा होने वाला है, उसके ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। इसमें वो किसी वकील या प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखवाने को भेज भी सकते हैं। सूचना राष्ट्रपति को दोनों सदन के अध्यक्ष देते हैं। बात यह है कि महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया गया है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा। यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा का सभापति इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देता है। राष्ट्रपति अपना संबंध में वक्तव्य देते हैं, फिर भी संबंधित हाउस इससे संतुष्ट नहीं है और टोटल मेंबर का 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देता है तो प्रस्ताव दूसरे हाउस में चली जाती हैं। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में चली जाती है, और यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाई गई है तो यह प्रस्ताव लोकसभा में चली जाती है।
और वहाँ भी यदि इसको 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब भी राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। जब महाभियोग दोनों ही सदन में 2/3 बहुमत के साथ पारित हो जाती है तब। नोट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते, पर महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 28 राज्यों के विधानसभा के सदस्य व दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यहाँ बहुत ही दिलचस्प वाला मामला देखने को मिलता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते थे, यानी कि 28 राज्यों के विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी उनके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने की जो अधिकार है वह संसद के दोनों हाउसों के मेंबर के पास ही है, और वही ये डिसाइड करते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया को सर्वसम्मति से किस तरीके से आगे बढ़ाएं और राष्ट्रपति का पद कब खाली माना जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। राष्ट्रपति को यदि न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट हटाती तब इसे हम न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं, इसका जिक्र यही है कि यदि उसको न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट हटाती राष्ट्रपति को, तब उसको हम न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ तो महाभियोग प्रक्रिया के दौरान इसको हटा कौन रहा है, संसद। इसी वजह से ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद हटाती है तो इसे विधायक, और संसद हटाती तो इसे विधायिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया ये महाभियोग प्रक्रिया को कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लाई जाती हैं। यदि यह महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसकी जांच करने के लिए कमेटी बना सकती है, और इस कमेटी के पास न्याय करने की भी क्षमता होती है। ये ज़रूरी नहीं कि राज्यसभा इसे पारित कर दिया या लोकसभा इसको पारित कर दिया तो दूसरे सदन भी इसको पारित कर दे, नहीं। वो उसकी न्यायिक जांच के लिए वह कमेटी का गठन कर सकती है, और कमेटी के गठन करने के बाद जो कमेटी निर्णय देती है उसके आधार पर वो उस प्रस्ताव को पारित कर सकती है। हमारे विधायिका में जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तब विधायिका न्यायिक प्रक्रिया का रूप ले लेती है। यही 2 कारण की वजह से इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। क्यों, कौन कौन से? यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसकी जांच करने के लिए कमेटी बना दी, तो कमेटी के पास न्याय करने की क्षमता होती है। और दूसरा ये है कि हमारी विधायिका में जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तब विधायिका न्यायिक प्रक्रिया के रूप में काम करने लगती है। यही 2 कारण की वजह से इन्हें अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये उठ सकता है यहाँ पर कि लोकसभा में यह महाभियोग पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा इसको पारित नहीं कर रहा है, पारित नहीं हुआ यह महाभियोग, तो महाभियोग प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाता है। लेकिन दूसरी हाउस इसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। क्यों? लोकसभा में इसकी वजह है, लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245। प्रस्ताव में लोकसभा की सदस्य संख्या संयुक्त अधिवेशन में भी प्रस्ताव पारित करा सकती है। दोनों सदनों को बराबर का दर्जा देने के लिए ऐसा किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन अभी तक महाभियोग राष्ट्रपति पद पर नहीं लाया गया। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा या कार्यकाल पूरा हो जाने पर वह दोबारा मंत्री पद पर चुनाव लड़ सकता है। आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित अलग अलग चीज़ों को बखूबी पढ़ा, समझा। इनमें शामिल थे राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं राष्ट्रपति को दी जाने वाली विशेष अधिकार की प्रक्रिया, साथ ही राष्ट्रपति को हटाने की विधि यानी कि महाभियोग के बारे में। इसके अगले आर्टिकल में हम राष्ट्रपति के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और इसके राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट में बनाना और आपको समझाना थोड़ा इजी रहेगा। यही एक मात्र वजह है जिसकी वजह से हम इस राष्ट्रपति वाले टॉपिक को धीरे धीरे करके कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।